नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी को अपना खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ ये कहकर इंडिया गठबंधन के साथ ही मायावती की भी मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद बीजेपी के लिए इसे तुरुप का इक्का माना जा रहा है। जिस तरह से लंबे समय ने यूपी में क्षत्रिय वर्ग की नाराजगी को लेकर बीजेपी में जद्दोजहद चल रही थी और क्षत्रिय समाज को मनाने के लिए खुद गृह मंत्री तक ने यूपी में जिम्मा संभाला था, ऐसे में माना जा रहा है कि गृह मंत्री की रणनीति अब धनंजय सिंह के ऐलान के बाद रंग लाई है, जिसके बाद नाराज क्षत्रिय वर्ग और जौनपुर के साथ ही पूर्वांचल की कई सीटों पर आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। वहीं जहां धनंजय सिंह ने अपने पत्ते खोलते हुए बीजेपी की राह आसान कर दी, तो वहीं राजा भैया के सस्पेंस पे अभी बीजेपी फिलहाल खामोश है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की फील्डिंग के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि राजा भैया राज्यसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन राजा भैया के सस्पेंस ने बीजेपी का खेल फिलहाल के लिए बिगाड़ दिया है, जिसके बाद देखना यह होगा कि राजनीतिक युद्ध में इस रणभेरी के बाद किला कौन फतेह करता है। तो आज का यक्ष प्रश्न यही है और आज की खास चर्चा भी हम इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान होना है और मंगलवार को घटी यूपी की 2 सियासी घटनाओं ने पूर्वांचल की राजनीति के समीकरण बदल दिए। जहां पहली तस्वीर तब सामने आई जब कुंडा के बेटी राजमहल में राजा भैया से बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मिलने पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी राजा भैया के विनोद सोनकर ने बकायदा पैर छूकर आशीर्वाद भी दिया। खबर आई कि राजा भैया इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लेकिन शाम होते होते राजा भैया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिसे वोट देना चाहें दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमारे लिए यही खुशी की बात है कि जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा और एमा कोनो चिंता बात नहीं। जैका चाहे जीता हुआ है, कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो है ही नहीं, हम आपके सुख दुख के लिए सदैव तत्पर। राजा भैया कुछ भी यूं ही नहीं कहते, उनके अगले कदम में वो क्या चाल चल दे कोई नहीं जानता। ऐसे में राजा भैया का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो कहानी प्रतापगढ़ के कुंडा से शुरू होती है वो जौनपुर में जाकर रुकती है। दरअसल पहले बागी तेवर और फिर धनंजय सिंह की पत्नी का जौनपुर से चुनाव लड़ना और फिर बीएसपी से टिकट कट जाना, सभी घटनाक्रम एक दूसरे से जोड़कर देखें तो लगता है देर से ही सही धनंजय सिंह को समझ आ गया कि फिलहाल बीजेपी के साथ रहने में भी उनका और बीजेपी दोनों का फायदा है। ऐसे में अगर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला, जब पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पूर्व सांसद ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालत को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। ऐसे में देर से ही सही धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो इस चुनाव में जौनपुर की लड़ाई में बीजेपी के साथ हैं। तो धनंजय की हाँ, लेकिन अभी राजा भैया की मौन है और इस मौन के बीच में छुपा क्या है, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि राजा भैया राजनीति के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो कब कौन सा फैसला लेंगे ये कोई समझ नहीं पाता है। हाँ, उस फैसले का साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ
जरूर होता है जो किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचाता है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे और खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आज के खास मेहमान हमारे साथ हैं राकेश पोद्दार हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। हमारे साथ रतन तिवारी हैं, कांग्रेस की युवा आवाज है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन भाई। कुंवर ब्रजेश सिंह हैं, नेता हैं जनसत्ता दल पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंवर ब्रजेश सिंह जी। और थोड़ी देर में हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो कुंवर ब्रजेश सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? चलिए कोशिश करेंगे, शायद अभी आवाज नहीं आ रही है। कुंवर ब्रजेश सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए कोशिश करते हैं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, ये कल एक तस्वीर आई, विनोद सोनकर आपके प्रत्याशी संजीव बालियान के साथ पहुंचे राजा भैया के यहां। और हालांकि ये तो एक शिष्टाचार भी है और हमारी संस्कृति भी है, जिसमें विनोद सोनकर राजा भैया के बिल्कुल करीब जाकर, और तस्वीरों में तो दिख रहा था कि आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये चुनाव आते आते और खास तौर पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चौथे चरण के बाद पांचवा और छठा फिर सता, ये सर पूर्वांचल के जो महारथी हैं और खास तौर पर जो बीजेपी से अलग है, उनकी जरूरत पड़ने लग गई है। देखिए मिश्रा जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजा भैया से मुलाकात करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी गए थे, उनके साथ सोनकर जी भी गए थे, बाकी लोगों ने। और राजा भैया ने कहीं बेंगलोर में जाके अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन रही बात गारंटी की, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के काम को लेकर सभी लोग लगे हुए कि देश का कैसे विकास हो, प्रदेश का कैसे विकास हो, उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हो, पूर्वांचल का कैसे विकास हो। तो हम लोग हमेशा लगे हुए हैं इसलिए कि भारत को विकसित बनाना, विकसित भारत में। नहीं एक सेकंड सर, आ जाएंगे उस पर करेंगे। अभी समय, काफी समय पड़ा है, उन सब चीजों को लेकर हम बात कर लेंगे। आपके क्या विजन है और कब विकसित भारत बनेगा, इन सब चीजों को लेकर करते रहेंगे बात। राकेश जी, सवाल ये था कि देखिए, ये तो साफ है कि अभी का हाल ही का जो राज्यसभा चुनाव हुआ या उसके पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, राजा भैया आपके साथ रहे और आपको साथ देते रहे। बीच में ये जब मुलाकात हो गई कल, तो राजा भैया का एक बयान सामने आया जो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बड़ी बात तो ये है कि दरअसल आपके माथे पर जो जनसत्ता दल पार्टी का जो ये पटका है, ये बड़ी चीज है। वोट जैसे मर्जी उसे आप दे देना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कैसे वोट दो, और बाद में आपके काम नहीं हो तब आप मुझे बता देना फिर। नहीं, उनका अपना बयान था राजा भैया का, उस पर हम लोग नहीं चर्चा कर सकते। अपने कार्यकर्ता को बोलने, जिसका भी आपका मत हो उनको देने का काम करें। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ता है वो देख रहे हैं कि प्रदेश का हमारा विकास हुआ, उत्तर प्रदेश का और देश का विकास हुआ। तो राजा भैया भी चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश का भी विकास हो। उस विकास के नाम पे हम लोग भी चुनाव में लड़ रहे हैं। उनका भी एजेंडा अपने कार्यकर्ताओं को बोला, तो अच्छी बात है। मतदान सभी का, मतदान अपना करना चाहिए। मत का रहा, कोई भी व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो पिछले दो राज्यसभा चुनावों में जैसे साथ मिला, इस बार नहीं मिला, ऐलान नहीं हुआ। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रत्याशी तक की कोशिश जो है वो रंग नहीं लाई। उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया जैसा कि राज्यसभा चुनाव के अंदर कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ हैं। मिश्रा जी, ऐसा है कि स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि राजा भैया स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को बोला, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो मनोबल है, कार्यकर्ता जानते हैं कि विकास कैसे हो, उससे हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि वो प्रदेश का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। और हमेशा राजा भैया के माध्यम, उन्होंने ये कहा जिसको आप देना चाहो, ये सब उन्होंने नहीं कहा कि जो विकास के प्रति वोट देना, आप कि आप इस मुद्दे पर वोट देना। उन्होंने कहा जो तुम लोग को ठीक लगे उसको पार्टी को वोट दो तुम लोग, बाकी मैं खड़ा हूं अगर कोई समस्या आएगी तो। मिश्रा जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला, लेकिन उनके कार्यकर्ता, मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसे वोट देने का काम जरूर करेंगे। अब विश्वास तो आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और
बीएसपी के कार्यकर्ताओं पर भी हो जाता है कि ये भी हम ही वोट करें, वो अलग बात है। बात फिलहाल ये है कि दरअसल जिन चीजों को लेकर कयास लग रहे थे वो फिलहाल अभी साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है राजा भैया की तरफ से। खैर, कुंवर ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए, नेता है जनसत्ता दल के। कुंवर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूँ। सर, एक संशय ये मन में उत्पन्न हो गया, क्योंकि कल जब तक तस्वीरें आ रही थी तब कुछ लग रहा था कि सब कुछ बेटर है पिछले राज्यसभा चुनावों की तरह, लेकिन जब सब कार्यक्रम निपट गया तो उसके बाद जब राजा भैया का बयान सामने आया तो उसने संशय में डाल दिया और उन्होंने काफी हद तक ये कह दिया कि दरअसल कार्यकर्ताओं के ऊपर है, आप जिसको वोट करना कर देना, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके काम नहीं हो तब आप मुझे बता देना। देखिए मिश्रा जी, कल उस सम्मेलन में मैं भी था, प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं भी गया था। परिवार की बैठक थी। परिवार की बैठक में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहजता से एक प्रश्न किया था सभी से कि देखिए, हम कभी भी किसी दल से नहीं, पहले भी हम निर्दलीय चुनाव हमेशा लड़ते रहे और जीतते रहे, इसके बाद हमने अपना दल बनाया। लेकिन हाँ, मैं चैनल के माध्यम से आपके मिश्रा जी, पूरा देश आपके चैनल को देख रहा है, मैं बिल्कुल कयास को दूर करूंगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमारे परिवार को किंचित मात्र भी ये नहीं रहे कि मैं किसी दल के प्रति हूँ या किसी दल का समर्थन कर रहा हूँ। आप लोग स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहते हैं अपने प्रत्याशी को देख करके, आप अपने क्षेत्र के प्रत्याशी के देख कर समर्थन करिए। मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करिए, मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी में टोकूंगा। सर, मान लीजिए हमारे साथ रतन तिवारी जी बैठे हैं, अगर मैं इनसे पूछूंगा कि आपसे राहुल गांधी ने क्या कहा, तो ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के एक एक प्रत्याशी को और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है इनके साथ आप मजबूती के साथ खड़े रहिए, समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, बस वो इंडिया गठबंधन का साथी हो। रतन तिवारी जी ऐसे ही कहा होगा अगर कहते होंगे तो? कि ये कहते होंगे कि आपको जो ठीक लगे, जिस प्रत्याशी को लगे उसको वोट दे दीजिएगा, उसके साथ खड़े हो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने यही खुल करके मंच के माध्यम से कहा। आपके चैनल के अलावा सारे नहीं, रतन भाई जवाब देंगे। रतन भाई, ऐसा तो नहीं कहा जाता ना बीजेपी भी ये बात कहेगी, बीजेपी में भी नहीं कहा जाता होगा ना रतन भाई, आपके ऐसा कहा जाता होगा? देखिए अजितेश जी, राजा भैया ने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह आईना दिखाने का काम किया है और इशारों में अगर अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर अगर ये संदेश देने का काम किया है, वो संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना होगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है, अगर उसका कुनबा बढ़ता है, तो कहीं न कहीं राजा भैया की आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें प्रभाव डालेगा। इसके लिए राजा भैया जी बहुत ही मजबूत राजनीति करते हैं और लंबे समय से विधायक रहे हैं और लोकप्रिय भी हैं और राजनीति का गजब का उनके पास अनुभव है। उनको जो संदेश देना था वो कार्यकर्ताओं को संदेश मिल चुका है और कार्यकर्ता अपने काम में लग चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए सारे लोग एक हो गए हैं और इंडिया अलायंस का प्रत्याशी वहां जीतेगा। क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें एक डाउट और हो जाता है, हालांकि उस डाउट पर मैं आऊंगा, उससे पहले रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र प्रताप सिंह जी। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मैं धनंजय सिंह पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि राजा भैया पर फोकस इसलिए कर रहा हूं, कल तस्वीर सबके सामने आ गई, जिस तरह से विनोद सोनकर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी साथ मौजूद थे। लगा कि बस थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा कि राजा भैया समर्थन कर देंगे अब, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि दरअसल अपने कार्यकर्ताओं से देखो, आप लोग को जो ठीक लगे उन प्रत्याशियों को वोट दीजिएगा, बाकी जब कोई आपके काम ना बने तब आप मुझे बताइएगा। देखिए, बात केवल रघुराज प्रताप सिंह जी तक ही सीमित नहीं है। इसका आग मोदी जी ने गुजरात में लगाया था, राजकोट में।
एक बहुत आपराधिक चरित्र का सांसद है, रूपाला, परसोत्तम रूपाला। उसने क्षत्रिय महिलाओं, क्षत्रिय बेटियों, क्षत्रिय बहुओं के लिए बहुत अपमानजनक शब्द कहा और पूरा गुजरात उद्वेलित हुआ। जब गुजरात उद्वेलित हुआ तो ये कहा गया कि उसका जो उम्मीदवारी है बदल दीजिए, लेकिन नहीं बदला उन लोगों ने। उसके बदले में किया गया, क्षत्रिय समाज के शीर्ष नेताओं की टोपी तक उछाल दिया पुलिस के माध्यम से। तो ये शीर्ष क्षत्राणियों को घसीट घसीट के जेल में बंद कर दिया इन लोगों ने। तो ये आग मोदी जी ने अपने आप स्वयं लगवाई है, गुजरात में लगवाई है। और उस आग की चपेट में अब हरियाणा आने वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ चुका है। इसके बाद मोदी जी ने क्या किया, जितने शीर्ष ठाकुर नेतृत्व था उनके वहां पर सबका टिकट काट दिया, उसमें जनरल साहब भी शामिल हैं। उस सीट से काटा जिसमें 16 बार भारतीय जनता पार्टी की सीट पर क्षत्रिय लोग जीते रहे थे। तो ये आग मोदी जी की लगाई गई थी। रघुराज प्रताप सिंह जी उस कांड में तो बहुत बाद में आते हैं, अब आते हैं रघुराज जी पे। रघुराज जी के साथ माननीय मुलायम सिंह जी उस समय खड़े हुए, जिस समय भाजपा की सरकार ने उनको एकदम उच्छिन्न कर दिया था। कोई नेता खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। तो माननीय मुलायम सिंह जी उनके साथ खड़े हुए और सब कुछ उनके साथ सम्मान वापस कराया। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार, एक बार 22 में, एक बार मुझे याद नहीं है, भद्री महाराज को नजरबंद कर दिया, मतलब रघुराज जी के पिताजी को। ये नजरबंद किस कारण से किया था सर? ये तो आप पता करिए। जो 2 बार नजरबंद किया उन्होंने, जब नजरबंद करेंगे वो भद्री महाराज को, तो क्या रघुराज प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए? तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, ठीक है, तटस्थ हो गए, उनकी तटस्थता का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनको खुल के भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करनी थी एक क्षत्रिय समाज के। भाई आप अच्छे से एक बात को समझते हैं कि देखिए, जब मैं चर्चा करता हूं तो देखिए मैं एक पॉइंट पर चर्चा कर लेता हूं, जो बात बीच में बोली गई उस पर भी जवाब लेने की कोशिश कर लेता हूं। आपने कहा, हालांकि आज की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो जो नजरबंद किया गया और क्यों हर साल किया जाता है सबको पता है, हर साल किया जाता है, कोई एक बार नहीं किया गया, हर साल किया जाता है और सबको पता है क्यों किया जाता है, उस पर हमें किसी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात सर ये है, दूसरी बात आपने कहा, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल भद्री महाराज बचे हुए थे नजरबंद करने के लिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ के मंदिर के साधु क्यों नहीं नजरबंद किए गए? हाँ, और लोग क्यों नहीं नजरबंद किए? भद्री महाराज ही क्यों नजरबंद किए जाते हैं बार बार? हाँ, तो इस कांड का बदला नहीं लेने के लिए। हालांकि इस चर्चा में जितने चारों लोग मौजूद हैं, हालांकि आप भी, चूंकि रविंद्र प्रताप जी बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश को समझते हैं, मैं जब थोड़ा समय दूंगा तब मुझे इसकी ये कहानी बता दीजिएगा, मैं जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जितना पता है एक भंडारा और उसके बाद वो कार्यक्रम और एक अन्य समुदाय का कार्यक्रम, इस वजह से ऐसा होता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, उस पर आगे चर्चा करेंगे कभी। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि ये अभी राज्यसभा चुनाव पिछला हुआ था, नरेश उत्तम पटेल गए थे मुलाकात करने के लिए, वोट कुछ राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगने के लिए, लेकिन फिर बात बनी नहीं। ठीक है, वो तो उनका अपना निर्णय है, उनके पास एक अपनी पार्टी है, उन्हें बीजेपी पसंद आई, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। हमारी जो बात है हम कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज बीजेपी पसंद आई सर। और उसके बाद उसके पिछले राज्यसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जब मायावती भी आपके साथ थी, उस वक्त भी जो है साथ में डिनर हुआ और डिनर के बाद जो है वो अगले दिन फैसला पलट गया और वोट जो है वो बीजेपी के पास समर्थन चला गया। तो उसी समय मायावती ने टिप्पणी भी की थी कि अखिलेश यादव जी के पास राजनीतिक समझ नहीं है, उस समय उन्होंने टिप्पणी ये की थी। खैर कोई बात नहीं, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। रतन भाई, अब महत्वपूर्ण मसला ये है कि देखिए धनंजय सिंह जो अभी अभी बाहर आए हैं और बीएसपी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया और फिर एन मौके पर टिकट काटा, तो ऐसा काटा है और ऐसे समय पे काटा कि दूसरा पर्चा भी नहीं भर सकते थे। और उसके बाद धनंजय सिंह कल कह रहे हैं कि प्रदेश की जो सरकार चल रही है ये बहुत अच्छी सरकार चल रही है और इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम इसका साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन देंगे। इस बयान के मायने क्या निकाले जाए कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि फिर मैं बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में उन्हीं से पूछूंगा। देखिए जितेश जी, जौनपुर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से 2014 में केपी सिंह सांसद बने भाजपा से, उसके
उसके बाद मोदी की हवा रहने के बाद भी वह समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ी, यह बसपा के खाते में सिट गई। लेकिन धनंजय सिंह को यही भारतीय जनता पार्टी ने कितनी पीड़ा दी, कितनी तकलीफ दी, वो जानते हैं। जब वो जेल जा रहे थे तो उन्होंने जेल में जाने से पहले जब पुलिस की वैन में बैठ रहे थे तभी वो उन्होंने कहा कि मैं अभी लौट के आऊंगा और मैं हारा नहीं हूं, मैं लड़ूंगा। और जौनपुर में जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे तो ऐसा लगता था कि धनंजय सिंह जौनपुर लड़ेंगे, लेकिन अचानक ऐसा एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जाती है, उस स्क्रिप्ट में उनकी पत्नी का टिकट काटा जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। वो संदेश साफ है, उनको कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कान में आके हवा दी कि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दीजिए, नहीं तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा और इतने केसेस आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे कि मुझे नहीं लगता आने वाला विधानसभा चुनाव भी आप लड़ पाएंगे। वो डर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार का दुरुपयोग कर रही है, लगातार डर दिखा रही है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र भी देखा होगा, कर्नाटक भी देखा होगा, अन्य प्रदेशों में जहां इनकी सरकार नहीं बनती वहां जबरन सरकार बनाते हैं। जितने बड़ा भ्रष्टाचारी होगा अगर इनके साथ आता है, ईमानदार हो जाता है, इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो सीधा जेल चले जाता है। उदाहरण के तौर पे आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाला गया, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर नीति का उपयोग करती है और उसी का उदाहरण जौनपुर में धनंजय सिंह ने पेश किया है। लेकिन उनके समर्थन देने से कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े पैमाने पे क्षत्रिय राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और आने वाले चुनाव में एक बात को लेकर मेरी नाराजगी हो जाती है फिर आपसे, वो इस बात को लेकर हो जाती है जब आप ये कहते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। देखिए सर, कानून तो सबके लिए बराबर होता है, एक आम आदमी हो यार सर, मुख्यमंत्री हो सर, समझ रहे हैं मेरी बात। अब हाँ, उसमें जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि षड्यंत्र करके डाला गया, साजिश करके डाला गया, ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि आप कांग्रेस में सर। लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री सर क्या सर, अगर कोई तार है कहीं से जुड़े हैं तो सर चुना हुआ मुख्यमंत्री क्या कोई भी हो जाएगा? मैं जवाब देता हूं ना अजितेश भाई, यही नरेंद्र मोदी जी हैं। जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा था तो भोपाल से हुंकार भर रहे थे और गला फाड़ के चिल्ला रहे थे कि अजीत पवार के 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को हम अजीत पवार को जेल में डालने का काम करेंगे। मात्र 24 घंटे पर जवाब ले लेते हैं। रतन जी, मेरे पास समय भी कम है क्योंकि अभी कमांड आई है, मेरे पास समय की कमी है जी। राकेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के चुनाव में राजपूत समाज से 195 लोग चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। दूसरी बात, उसमें 28 हमारी महिला प्रत्याशी हैं और 50 साल से कम उम्र के 45 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे भाई साहब देने का काम किया, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। आप देखिए ना, मणिपुर पे हमने सवाल पूछा, पहले हमने जंतर मंतर की बच्चों के निलंबित कर दिया। जब सरकार की बात करने वाले लोग सरकार से सवाल पूछा तो सदन नहीं चलने दिया और उनके बाद हमारे क्या सुधार लाना चाहते हैं। 2012 में आवाज ने कहा था कपिल सिब्बल और कांग्रेस को कि आप कुत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको फटकार लगी थी। 2000 इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं। सुनिए, आपके प्रधानमंत्री को यह पता है कि अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा देते हैं, अगर उस टेम्पो का नंबर आपके पास है, आपके प्रधानमंत्री के पास। चलिए समय की कमी है, एक सेकेंड और बस, समय की कमी है रतन जी, समय कमी है, राकेश जी समय की कमी है। क्योंकि राजा भैया की पार्टी से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं नेताजी ब्रजेश सिंह जी, एक 20 सेकंड में एक लास्ट रिएक्शन दे दीजिएगा और कट टू कट दीजिएगा जैसा मेरा सवाल होगा। सवाल सिर्फ इतना है सर, ये जो 2 बार राज्यसभा चुनाव में हृदय परिवर्तन हो गया, ये इस बार सर खुलकर क्यों नहीं हो पाया? 20 सेकंड में सर बता दीजिएगा। देखिए मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा देश के प्रति, सनातन के प्रति उनका हमेशा एक नारा रहता है कि पहले देश, और जब जब चीजों पर जरूरत पड़ी उन्होंने उनका साथ दिया। डेमोक्रेसी में हर दल को अपना स्वायत्त होता है, जब तक हमारा दल नहीं था तब तक कोई डील थी क्या जो नहीं बन पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले चुनाव में हम 2027 में दो हाथ करने को तैयार रहेंगे बीजेपी से।
हाँ, कोई भी जो हमारा खुद का दल है तो हम तो दो हाथ करने को तैयार हैं। और चलिए, समय इजाजत नहीं देता है और चूंकि जब समय कम होता है तो चर्चा खत्म करनी पड़ती है। रविंद्र प्रताप जी, आपसे माफी चाहूंगा, चूंकि आप देर में जुड़े तो सवाल भी आपसे कम कर पाया। रतन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो सवाल है धनंजय सिंह और राजा भैया, उत्तर प्रदेश की दो बाहुबली, बीजेपी के लिए इनसे दूरी या मजबूरी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के बीच में एक यक्ष प्रश्न और है, वो ये है कि धनंजय की तो हां, लेकिन राजा भैया की मौन क्यों? न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।